हेलो दोस्तों, मैं मिंटू कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बीपीएससी की 72वीं जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है 26 जुलाई को जो एक्सपेक्टेशन डेट रखा गया है उसके रिगार्डिंग हम ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक वाइज ऑल सब्जेक्ट का क्लास शुरू कर दिए हैं। और आज ये मेरा दूसरा क्लास है जो पॉलिटी का है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है जिसका भाग 1 है, आज हम शुरू करने वाले। इसके पहले भी हम जो प्रियम्बल्स है उसके बारे में हमने क्लास किया है, बहुत अच्छी ही बहुत आसानी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो यदि आप नहीं देखे तो आप उस मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आज हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 1 जो है आखिर क्या करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे टीचर्स जो है जिन्होंने पढ़ाया है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो उनको समझाना चाहिए लेकिन वो समझा नहीं पाए हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको रटना रटाना नहीं। मेरा उद्देश्य आपको हर फैक्ट को, हर जो पॉइंट टू पॉइंट है उसको, मतलब एक मैपिंग के जरिए, एक पैराग्राफ के जरिए, जैसे एक चित्र के जरिए हम कोशिश करेंगे कि आपको समझने में आसान हो। जैसे हमने भारतीय संविधान शुरू किया है कि भारतीय संविधान है, तो हमने लिखा कि भाग 1 है, ठीक है। उसके बाद ये हमने समझा कि भाग 1 में कितने आर्टिकल्स होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं। तो नॉर्मली सबको जानता है कि भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद होता है, लेकिन जो हमारे संविधान में जो उल्लेखित है सिर्फ 1 से 3 का ही चर्चा है, 4 को निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को समझेंगे। और बीपीएससी एक ऐसा कंपटीशन है, एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट तो पूछती है, लेकिन बहुत ऐसे चीज़ें होती है जो आपको, जब आप बीपीएससी मेंस लिखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये वन लाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं ना कहीं वहाँ कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है और वही आपके लिए मददगार साबित होती है। और बहुत ऐसे चीज़ें हैं कि बीपीएससी जब मेंस आप देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो मानचित्र होती है, कहीं ना कहीं उसका इमेजिंग होती है, उस पर जो एग्जामिनर होते हैं बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बंदा मतलब किसी न किसी तरह से समझाने में काफ़ी अच्छा है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बाकी लोगों से डिफरेंट है। और जब तक आप बाकी लोगों से आप अलग नहीं एक्सप्लेनेशन करिएगा तब तक आपको सिलेक्शन के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम शुरू करते हैं कि भाग 1 जो है क्या कहते हैं। जैसे भाग 1 में हमने देखा कि अनुच्छेद है 1, अनुच्छेद 1 जो है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बेसिक पॉइंट है जो हर कोई जानता है वन लाइनर के रूप में। लेकिन क्या हम एक कभी समझने का कोशिश किए कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, एक ऐसे मतलब हाउ कैन दिस पॉसिबल। तो हम कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि हम इसको मैपिंग के जरिए समझाने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो। जैसे इन्होंने बोला भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये हमारा भारत देश है प्यारा, और इसका इस तरह से मानचित्र होती है। तो इन्होंने एक कहता है, अनुच्छेद 1 जो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया मतलब राज्यों का संघ है, मतलब इसमें 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश भी है कुछ। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 9 हुआ करता था, 29 राज्य हुआ करता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर आप राज्य नहीं रहा, जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ चुका है, एक लद्दाख और दूसरे जम्मू कश्मीर। तो हमारा राज्यों की संख्या 28 हो गया और केंद्र शासित प्रदेश पहले जो 9 हुआ करता था वो अभी वर्तमान में 8 है, क्योंकि जो दमन दीव यहाँ पे है गुजरात के पड़ोसी में। तो जो दमन दीव और दादरा नगर हवेली जो होता है, दादरा नगर हवेली, ये दोनों कोइंसाइड हो गया, दोनों मतलब दोनों का एक कर दिया गया है, ठीक है। जिसके चलते हमारे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो हो गया 8 हो गया और राज्यों की संख्या 28 हो गया।
तो ये इसको बोलता है कि एक ग्रुप ऑफ स्टेट, ये सभी राज्यों का संघ है, एक ग्रुप ऑफ स्टेट। इसमें 28 राज्य हुआ, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुआ, जिसमें यहाँ पुडुचेरी हो गया, यहाँ अंडमान निकोबार है, ठीक है, यहाँ दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया। तो आपको 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम भी आना चाहिए। यहाँ लक्षद्वीप हो गया, जो केरल का पड़ोसी हो गया, समझे। तो कितना हो गया, एक अंडमान निकोबार हो गया, दूसरा पुडुचेरी हो गया, तीसरा लक्षद्वीप हो गया, चौथा दादरा नगर हवेली हो गया, पांचवा दिल्ली हो गया, छठा हरियाणा हो गया, सॉरी चंडीगढ़ हो गया, सातवां हो गया लेह लद्दाख, और 8वां हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। 7, 8। तो इस प्रकार हम समझे कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ है मतलब ग्रुप ऑफ स्टेट। ग्रुप ऑफ स्टेट को हम राज्यों का संघ कह सकते हैं। और ये हमारा आर्टिकल्स अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है, ठीक है। इसमें और 2-3 पॉइंट दिया गया है जो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें भी कहा गया कि वे राज्य हो गए, राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद में कहा कि कहता कि 28 जो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो वे राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में उल्लेखित है। जैसे हमारे संविधान में कितना टोटल अनुसूची है, हमारे संविधान में 14 अनुसूची का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो कहता है कि जो पहली अनुसूची में है, जो पहली अनुसूची में राज्य क्षेत्र का जो जिक्र किया गया है, वही 28 राज्य में काउंट होना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। जैसे भारत के, इसमें भी कहता है अभी तो मतलब हमारे पास 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यदि आगे चल के हम म्यांमार को कब्जा कर लिए, ठीक है, म्यांमार को यदि हम कब्जा कर लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जो 28 से राज्य क्षेत्र की संख्या 29 हो जाएगा। यदि हम इधर से बांग्लादेश को कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा राज्य क्षेत्र बढ़ते जाएगा। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पास 28 ही होगा और 8 ही केंद्र शासित होगा। समय के अनुसार हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हमारा देश, मोदी जी अगर यदि इसको नेपाल को कब्जा में कर लेते हैं, तो हमारा राज्य क्षेत्र एक और बढ़ जाएगा। मतलब यदि यहाँ आपका जो मालदीव है, मालदीव को यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, तो हमारा राज्य क्षेत्र और बढ़ सकता है। तो इसमें कोई रोक नहीं। लेकिन ये कहा गया है कि वर्तमान में हमारे राज्यों की संख्या जो है 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में भारतीय जो जितने भी एग्ज़ाम है, जैसे आप एसएससी, रेलवे वगैरह हो गया, आपका बैंकिंग सेक्टर में भी है, आपका स्टेट लेवल के भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के पूछती है। लेकिन यदि आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं, यदि आपकी फोकस बीपीएससी पे है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मानचित्र के जरिए आपको समझने में अच्छा होगा और उसका आंसर देने में भी इस प्रकार से आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आपको नंबर इस सबको कहीं ना कहीं आपका नंबर जो गेन करेंगे और बाकी लोगों से आपके लिए अलग होगी, ठीक है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। हम अनुच्छेद 2 को कैसे समझे कि नए राज्यों का प्रवेश है, ठीक है। जैसे हम ये देख सकते हैं कि पहले हमारे पास सिक्किम नहीं था, हमारे पास गोवा भी नहीं था। तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास 14 ही स्टेट हुआ करता था, जो शुरुआती है, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय के चीज़ें था कि पहले रियासत में लोग बटे हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद संविधान में संशोधन होते गया और राज्य क्षेत्र की जो एरिया थी उसको, क्षेत्रों को कम करके स्टेट का नंबर ऑफ स्टेट ज़्यादा बढ़ाया गया, मतलब राज्यों की संख्या को अधिक किया गया। जैसे अभी 2014 में तेलंगाना का निर्माण हुआ है ना। ये पहले सिर्फ आंध्र प्रदेश के रूप में दोनों स्टेट काम करता था। तो नए राज्यों का प्रवेश हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है कि हमारे राज्य
संख्या सीमित हो गई है। नहीं, हम अगर मजबूत होंगे तो हम पूरे कब्जा कर सकते हैं। मालदीव को कब्जा कर लेंगे, इधर म्यांमार, नेपाल को कब्जा कर सकते हैं, म्यांमार को, बांग्लादेश को। ठीक है, पाकिस्तान को तो नहीं करना है, वहाँ घटिया है इसको। ऐसे हरामखोर को ज़रूरत भी नहीं है देश में एक करने की। अलग हो गया तो उसको अलग ही रहने दो। तो कहता है अनुच्छेद हमारा 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, और नए राज्यों का प्रवेश कौन करेगा? तो नए राज्यों का बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है, आपने तो ये पढ़ लिया कि अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश से। ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, किस आधार पर हम नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं? तो हम नए राज्यों का प्रवेश, एक तो है कि हम बलपूर्वक किसी दूसरे देश से हम युद्ध करते हैं और उसमें हम विजय पा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे राज्य, वो हमारे राष्ट्र यदि हमारे कब्जे में आ जाती है तो हमारे नए राज्यों का प्रवेश, एक राज्य की संख्या एक बढ़ सकती है। दूसरा ये कह सकते हैं कि यदि नेपाल, जैसे एक सपोज दैट हम मानते हैं कि यदि नेपाल हमारे साथ सम्मिलित होना चाहे और नेपाल की सरकार कह दे कि हाँ, हम अपना राष्ट्र को ख़त्म करना चाहते हैं, हम आपके साथ होना चाहते हैं, तो ये भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संसद के द्वारा इस पर सहमति किया जाएगा और एक बहुमत प्रणाली होता है, 2/3 बहुमत प्रणाली। यदि 2/3 से हमारा संसद के, जैसे हमारे संसद की कितना संख्या है, टोटल संख्या जो है 550 है लोकसभा में, है ना, लोकसभा में, और राज्यसभा में 250 है। तो यदि लोकसभा में हमारा बहुमत अगर 2/3 के रूप में आ जाती है तो हम किसी भी राज्य क्षेत्र को, यदि उस देश के, उस राष्ट्र के प्रधान जो है वो हम मेरे साथ आना चाहे तो हम इस बहुमत प्रणाली से उसको अपने राज्य, अपने देश में उसको मिला सकते हैं। जैसे हमारे पास जम्मू कश्मीर पहले नहीं हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर जब नहीं था तो वहाँ के जो राजा था, वहाँ के जो राजतंत्र उस समय की जो चल रही थी विधि व्यवस्था, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, आप मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए, आप मुझे डेवलपमेंट करिए, तब हम आपके साथ आना चाहते हैं। तो उससे हमारा क्या हुआ कि नए राज्यों के रूप में एक जम्मू कश्मीर का प्रवेश हो गया। ठीक है, तो इसमें भी कहा गया है कि यदि नए राज्य को अर्जित करते हैं, अर्जित मतलब हम दूसरे राज्यों को जीतते हैं, दूसरे क्षेत्र को कब्जा करते हैं, दूसरे क्षेत्र को हम अपने आप में सम्मिलित करते हैं, तो हमारे राज्यों की संख्या बढ़ सकती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों का नाम, सीमाओं का परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों का नाम, सीमाओं का परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकते हैं। तो हम नए राज्यों का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो नए राज्यों का निर्माण हमने देखा कि 2014 में तेलंगाना एक नए राज्यों के निर्माण हुआ, और इस समय एक तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में काम किया करता था। 15 नवंबर 2000 को अपना बिहार जो है, बिहार झारखंड के रूप में अलग हुआ, है ना। बिहार झारखंड, पहले एक बिहार हुआ करता था, बिहार का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं बिहार और झारखंड अलग हुआ, तो यह एक नए राज्यों के निर्माण के रूप में काम किया। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों के निर्माण, और नए राज्यों के निर्माण बिहार झारखंड हो गया। 2014 में भी हाल फिलहाल में आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, और ये कैसे हुआ? इसमें उस राज्य के सहमति होती है, साथ ही जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश के जो विधानसभा होती है और विधान परिषद, तो विधानसभा में इस बात पे सहमति होती है, एक एक्ट बनती है कि हाँ, हम इस अपने राज्य को 2 पार्टों में, 2 भागों में विभाजित करना चाहते हैं। इस पर कितने लोगों को सहमत है? तो यहाँ के जो विधानसभा सदस्य होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा सदस्य होते हैं,
विधानसभा सदस्य, यदि विधानसभा सदस्य 2/3 बहुमत से उस बिल को पास कर देता है तो उस राज्य को 2 भागों में, क्या हम 4 भागों में, जितनी भी ज़रूरत पड़े और जिस नियम पे आधारित ये बहुमत पास होती है उतने भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे हम 2 भागों में कहा कि पहले आंध्र प्रदेश था और आंध्र प्रदेश को अब हम तेलंगाना के रूप में अलग किए। तो इसके लिए विधानसभा के सदस्य के द्वारा 2/3 बहुमत से पास किया गया बिल को, और इसके साथ साथ संसद में भी इस पर सहमति जताई गई कि ठीक है, यदि वहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है, यदि वो चाहती है कि हमारा राज्य क्षेत्र को और कम करके विकास के लिए 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तो उस पर संसद भी अपना सहमति देती है। और संसद के सहमति के बाद ये राष्ट्रपति के पास अंतिम निर्णय के लिए जाता है। तो जब संसद दे देती है आदेश तो इसमें राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं रहता है। राष्ट्रपति बोलता है कि यदि ठीक है भाई, आप लोग चाहते हैं तो हमें क्या है, हम आपको दे देते हैं परमिशन। तो इस प्रकार नए राज्यों का निर्माण होती है। दूसरे में कहता है कि सीमाओं का परिवर्तन, तो सीमा का भी परिवर्तन हो गया। पहले आंध्र प्रदेश इतना बड़ा हुआ करता था, अब 2 पार्ट में विभाजित हो गया। एक तेलंगाना हो गया, तेलंगाना स्टेट, तो दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये सीमाओं का परिवर्तन हो गया। ठीक है, पहले बिहार झारखंड इतना में हुआ करता था, ठीक है, तो अब बिहार झारखंड इतना में बट गया, तो ये हो गया बिहार, ये हो गया झारखंड। तो ये सीमाओं का परिवर्तन हो गया। तो आप देखिए कि कितने हम आसानी तरीके से मैप के जरिए आपको समझाने का प्रयास किए। और एक कहीं ना कहीं यदि आप बीपीएससी का मेंस लिखते हैं तो इससे जो भी क्वेश्चन आपको आती है तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और मुझे लगता है कि वन लाइनर जो आप लोग याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपको यदि इस जरिए से इस तरीके से आप समझते हैं तो आपके लिए मुझे नहीं लगता कि फिर लाइफ में दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा। तो तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।